Okay, let's discuss yesterday's question of the day, that is of the 24th June. 23rd जून के क्वेश्चन ऑफ डे में बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था, तो आई गॉट लिटिल कॉन्फिडेंट कि थोड़ा सा अच्छे डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन पुट करूं. मैंने कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने सही आंसर नहीं दिया. सो बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल. नहीं सही आंसर देने का रीजन पूछेंगे आप मेरे से, तो जितने सॉल्यूशंस बच्चों ने भेजे और मैंने देखे उस सब में सब लोगों ने एक ही गलती करी है, दो गलती की है इनफैक्ट. एक 8m और 4m के बीच का नॉर्मल रिएक्शन लेना भूल गए बहुत लोग. दूसरा स्ट्रिंग के टेंशन के फोर्स का कंपोनेंट जो वेज के ऊपर लग रहा है वो लेना भूल गए. तो यही दोनों में से एक एक गलती हर बच्चे ने की है और फाइनली सही आंसर तक कोई नहीं पहुंचा है. ओके, नो इशू, लेट्स डिस्कस दिस थिंग. क्वेश्चन को आपने देख रखा है. 8m, 4m और 5m के तीन मासेस हैं, जिसमें से 4m एक इंक्लाइन प्लेन है. आपसे पूछा है इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इस 4m दैट इज इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन क्या होगा. सो जस्ट टू बिगिन विथ, मान लेते हैं इस इंक्लाइन प्लेन 4m का एक्सेलरेशन a1 राइटवर्ड डायरेक्शन में है, अपने मन से मान लिया. और इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में 8m का एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड है, और 8m का एक्सेलरेशन अगर a2 डाउनवर्ड होगा तो डेफिनेटली 5m का एक्सेलरेशन भी a2 डाउन द इंक्लाइन होगा. तो इस 5m का एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइन a2 हो गया. फ्री बॉडी डायग्राम देखिए. 8m का फ्री बॉडी डायग्राम में 8mg नीचे की ओर, टेंशन T इधर की ओर, यहां पर उतना ही टेंशन T इधर की ओर, यहां पर अगेन टेंशन T इधर की ओर, यहां पर टेंशन T इधर की ओर, यहां पर टेंशन T इधर की ओर, और 5m पर टेंशन T इधर की ओर. ब्लू कलर से मैं सारे जनरल फोर्सेस बना रहा हूं. जनरल फोर्सेस मतलब एक्सेप्ट स्यूडो फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एज वेल. तो इस 5m का 5mg नीचे की ओर हो गया. अब कंपोनेंट्स सबको और नॉर्मल रिएक्शन को मैं दूसरा कलर दे देता हूं ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो. तो इसको मान लीजिए कौन सा कलर दे दूं. चलो येलो दे दिया. सो इस 5mg का एक कंपोनेंट दैट इज 5mg cos 37. तो 5mg cos 37 मतलब 4mg इधर लगेगा, 5mg sin 37 इधर लगेगा, sin 37 3/5 दैट इज 3mg इधर लगेगा, और ये 4mg जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर लगाएगा, लेट इट बी n1, वो इधर लगेगा. अच्छा, इसी तरह 8m पर देखते हैं. 8m इस इंक्लाइन प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो इस पर n2 इधर लगाएगा, और ये इस पर उतना ही n2 इधर लगाएगा, है ना. अच्छा, और 5m पर n1 अगर 4m वाला मास ऊपर लगा रहा है तो ये इस पर उतना ही फोर्स नीचे लगा. अगली बार देखेंगे, नहीं तो एक ही डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अब जरा स्यूडो फोर्स को देखिए. अगर ये a1 एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रहा है तो इस 8m पर इधर की ओर 8m इंटू a1 इधर लगेगा, और इस 5m पर स्यूडो फोर्स इधर की ओर 5m इंटू a1 इधर लगेगा. तो ये सारे फोर्सेस हो गए. साथ ही साथ इस 4m पर इतना ही n1 इधर लगेगा. तो 4m पर एक n1 इधर लग रहा है, इस 4m पर एक n2 जो मैंने पहले ड्रॉ किया था यहां पर वो इधर लग रहा है ना. अब सबका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. ध्यान से देखिए, सबसे आसान इक्वेशन ऑफ मोशन पहले 8m का लिखते हैं. तो 8m का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 8mg माइनस t इज 8
ma2, एक इक्वेशन। साथ ही साथ 8m पर जो n2 राइट रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है वो इसके स्यूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। सो n2 इज 8m इंटू a1, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। सो ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन मिलके हमारा a2 का इक्वेशन ऑफ मोशन हो, आई मीन 8m का इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब हम 4m के इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो 4m में ये स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व करना अभी बाकी है, बाकी तो हमने रिजॉल्व कर लिया। तो इस स्यूडो फोर्स को देखेंगे तो ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 होगा। तो 5m का ma1 का ये वाला कंपोनेंट दैट इज 5ma1 cos 37। या एक काम करता हूं, रुको 5m को अलग से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको यहां पर कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। 5m का फ्री बॉडी डायग्राम अलग ड्रॉ कर देते हैं। तो यह है हमारा 5m मास, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो T इधर लग रहा है और 5mg का साइन वाला कंपोनेंट 3mg इधर लग रहा है और केवल डाउन द इंक्लाइन वाला ड्रॉ करते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लग रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लग रहा है। साथ ही साथ स्यूडो फोर्स 5ma1 इधर लग रहा है और ये एंगल भी 37 है। तो इस 5ma1 का एक कंपोनेंट इधर लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 5ma1 का cos 37, दैट इज 4ma1 इधर लगेगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर लग रहा है और इस पर 4mg इधर लग रहा है और 5ma1 का sin 37 कंपोनेंट इधर लग रहा है, दैट इज 3ma1। तो ये हो गया 5m का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया T प्लस 4ma1 T प्लस 4ma1 प्लस 4ma1 हो गया मेरा 5ma1 का कंपोनेंट और इसके खुद 5mg का वेट का जो साइन वाला इधर लगेगा दैट इज 3mg वो इधर, तो प्लस 3mg दिस इज इक्वल टू 5m इंटू a1। ये हो गया इक्वेशन 3। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन का देखेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन का, तो N2 प्लस 3ma1 इज इक्वल टू 4mg। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो हमारा 5m का इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया। अब बचा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा क्रूशियल है, इसलिए ध्यान से देखिए। मैं इस डायग्राम को जरा इंक्लाइन प्लेन के लिए दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। इसमें मैं सारे फोर्स नहीं, केवल इंक्लाइन प्लेन के फोर्स लगाता हूं। तो इंक्लाइन प्लेन पर एक N2 इधर लगा, इंक्लाइन प्लेन पर एक N1 इधर लगा, इंक्लाइन प्लेन पर एक टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो यहां पर वाला टेंशन और यहां पर वाला टेंशन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर वाला टेंशन वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये N1 ये N2 और ये वाला T, यही तीन फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरा मैं इसको रिजॉल्व कर दूं। तो देखिए ये N1
ये t है, ये 37 है, तो t का कंपोनेंट इधर हो गया t cos 37, दैट इज 4t/5। इस n1 का कंपोनेंट इधर हो गया, ये भी 37 होगा, तो n1 sin 37, दैट इज 3n1/5, ये इधर हो गया। तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस से मतलब है, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, 3n1/5 प्लस 4t/5 माइनस n2 इज इक्वल टू, इंक्लाइन प्लेन का मास 4m है, तो 4m इंटू a1। a1 एक्सेलरेशन लिया था इंक्लाइन प्लेन का, तो यस a1, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मैंने a2 लिया था, तो यहां पर a2 का टर्म होगा, a1 नहीं, ये होगा हमारा a2, ठीक है। तो एक बार इस 5 को उधर ले जाइए, तो ये इक्वेशन हो गया 3n1 प्लस 4t माइनस 5n2 इज इक्वल टू 20ma1। ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा सब। अननोन क्या क्या है? अननोन है a1, a2, n1, n2 और t। तो 5 इक्वेशन 5 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्या ढूंढना है? इसमें से a1 ढूंढना है। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी एक इक्वेशन में हर वैल्यू को a1 के टर्म में ही रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसे बोलोगे तो मैं भी कर दूंगा सॉल्व। चलो कर ही देता हूं, टाइम है अपने पास। तो देखो सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा t चला जाएगा। n2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से 4 में ऐड कर देंगे। n2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठाकर 4 में ऐड कर देंगे। n2 इज 8ma1, है ना। n2 का वैल्यू 2 से उठा के हमें 4 में ऐड करना है। एक बार 2 इक्वेशन देखूं तो n2 इज 8ma1, ठीक है। और इक्वेशन 4 क्या था? इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 हमने 5m के लिए लिखा था ना, तो 5m में यहां n2 नहीं, यहां पर n1 है बेटा, ये n1 है। आप खुद देखिए, ये n1 है ऊपर, ये मैंने यहां पर 2 बार n2 लिख दिया है। ये डायग्राम में ये n1 है, छोटे स्क्रीन में पता नहीं चलता है, ये n1 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन, जैसा मैंने कहा 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो t एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद n2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, ठीक है। और हो गया, बस सॉल्व हो गया। फिर इक्वेशन 3 से t उठाकर फिर 5 में पुट कर दीजिए, सारे वैल्यू आपके n1 में मिल गए, तो इसको सॉल्व कर दोगे a1 मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, क्या यहां पर स्क्रीन छोटा है, नीचे का इक्वेशन ऊपर चला जाता है, हम लोगों को सारी वैल्यू मिल जाएगी, a1, a2, t, n1, n2 सब कुछ। तो मुझे a1 चाहिए, तो a1 की वैल्यू यहां पर आपको मिल जाएगी 44g/205, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दिए। इक्वेशन सॉल्विंग का पार्ट मैंने नहीं किया क्योंकि पूरा पेज मुझे एक साथ चाहिए, इस छोटे स्क्रीन में दिखेगा नहीं, इसीलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आप लोग प्लीज दोबारा इस सॉल्यूशन को देखने के बाद फिर से ट्राई कीजिए।
ये एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली बहुत साउंड क्वेश्चन नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप जरूर सीख जाएंगे इससे। चलो बाय।